डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 1757 की क्रांति या 1757 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण परिघटना मानी जाती है। इस विद्रोह के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम राजनीतिक कारणों का अध्ययन करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति 57 के विद्रोह की प्रमुख कारण मानी जाती है। 1857 के विद्रोह हेतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पॉलिसी अपनाई, नीतियाँ अपनाई, उसमें जो प्रथम नीति थी प्रत्यक्ष युद्ध की नीति, आउटराइट वार, प्रत्यक्ष युद्ध की नीति, इसे इंग्लिश में आउटराइट वार भी बोलते हैं। यह सर्वप्रथम इस प्रारंभ होती है कर्नाटक के प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक वार में, फर्स्ट कर्नाटक वार, सेकेंड कर्नाटक वार और थर्ड कर्नाटक वार। और बेसिकली इन थर्ड कर्नाटक वार में क्या हुआ था कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी कर्नाटक रीजन में इस्टेब्लिश्ड हो गई। मीन्स फ्रांसीसी भारत में डोमिनेटिंग पोजीशन में रहेंगे या ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी। इस युद्ध के बाद इस युद्ध के बाद जो संधि हुई, इस संधि के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी रहेगी। और इसके बाद कंपनी ने बंगाल में अपना हस्तक्षेप किया और प्लासी, बक्सर, दो युद्धों के बारे में आप जानते हैं। इन दोनों युद्धों के बाद एक इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद की संधि के पश्चात अंग्रेज़ों को भारत से रेवेन्यू कलेक्शन का, मीन्स भू राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो इसके बाद ये शोषण लगातार बढ़ता गया। इसमें जो प्रत्यक्ष नीति में प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कर्नाटक वार, एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार, फर्स्ट एंग्लो सिख वार, सेकेंड एंग्लो सिख वार को इसमें मेंशन करते हैं। मीन्स कंपनी ने प्रत्यक्ष युद्ध की नीति से बहुत सारे भारतीय परिक्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद जो दूसरी पॉलिसी कंपनी लाती है, प्रथम पॉलिसी, राजनीतिक कारणों में प्रथम पॉलिसी विस्तारवादी नीति के तहत प्रथम पॉलिसी जो थी वो प्रत्यक्ष युद्ध की नीति, से आउटराइट वार कहते हैं। सेकेंड जो विस्तारवादी नीति के तहत जो पॉलिसी अपनाई गई उसको हम सहायक संधि के नाम से जानते हैं। इसे सब्सिडरी अलायंस के नाम से जानते हैं। इसे इंट्रोड्यूस करने का, इसे प्रस्तुत करने का, इसे लागू करने का और इसको संप्रेषित करने का काम लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल बन के भारत आते हैं, उनका दो टारगेट था। पहला टारगेट था कि किस तरह से ब्रिटिश सर्वोच्चता को भारत में स्थापित किया जाए और जो नेपोलियन का भय है, यूरोपियन राजनीति में नेपोलियन बोनापार्टा का उदय बहुत ही प्रभावशाली तरीके से हो रहा था, इसको किस तरह से ऐसा किया जाए कि उसका प्रभाव भारत में न पड़े। तो ये सहायक संधि दो कारणों से लाई गई थी। इस सहायक संधि के तहत क्या था कि अगर कोई देशी राजा है और वह सहायक संधि मानता है, ये एग्रीमेंट साइन करता है, उसे कंपनी आंतरिक विद्रोहों में और बाह्य आक्रमण के दौरान कंपनी उसकी सहायता करेगी, कंपनी उसकी रक्षा करेगी। आंतरिक विद्रोह का तात्पर्य था अगर प्रिंसली स्टेट, देशी राज्य के अंदर आम जनता विद्रोह करती है या किसी अन्य तरह की गतिरोध उत्पन्न होता है, तो कंपनी उस देशी रियासत और प्रिंसली स्टेट की रक्षा करेगी। दूसरी बात, बाह्य आक्रमण का मतलब ये होता है अगर कोई बाहरी सत्ता उस पर आक्रमण करती है, देन आल्सो कंपनी जो है उस देशी राज्य की रक्षा करेगी। इसके बदले में उस देशी राज्य को क्या करना था? पहली बात ये कही गई थी कि देशी राज्य की
कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट, एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव वो इनके कोर्ट में रहेगा और एक सेना की टुकड़ी भी रहेगी। उस सेना की टुकड़ी का जो खर्च आएगा, जो उस पर एक्सपेंडिचर होगा, वो सारा एक्सपेंडिचर प्रिंसली स्टेट के द्वारा, देसी राजा के द्वारा किया जाएगा। यदि देसी राजा यह करने में असमर्थ है तो कुछ भूभाग कंपनी ले लेगी और उस भूभाग के रेवेन्यू से इस सैनिक टुकड़ी मीन्स ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी का खर्च वहन किया जाएगा और जो देसी राजा के पास जो पहले से सैनिक टुकड़ी होती थी, सेना होती थी, उसको देसी राजा समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट बात क्या कही गई थी कि अगर यदि कोई रिक्रूटमेंट होता है, कोई नियुक्ति होती है देसी राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में या आर्मी में, तो बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन के किसी प्रकार का आदान प्रदान, किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जाएगी। नेक्स्ट बात जो कही गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कि मीन्स उस देसी राज्य का विदेश नीति का संचालन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो बेसिकली यह भी एक विस्तारवादी नीति थी कि किस तरह से देसी राजाओं को कमज़ोर किया जाए। और फाइनली क्या हुआ कि अंग्रेज इस मंतव्य में सफल रहे और अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक ऐसी पॉलिसी लाया कि दूसरे के पैसे पे एक बहुत बड़ी सेना रख दी गई और वो सेना ट्रस्टवर्दी थी अंग्रेजों के प्रति। देसी राजा केवल राजा थे, मतलब उन्होंने अपनी संप्रभुता, सॉवरेंटी को गिरवी रख दिया। मीन्स केवल वो राजा नाम मात्र के थे, कोई शक्ति नहीं थी, कोई पावर उनके पास नहीं रह गई थी। इसके बाद जो तीसरी पॉलिसी अपनाई गई थी उसको कहते हैं डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स या राज्य हड़प नीति। अंग्रेज जब डलहौजी गवर्नर जनरल बन के आते हैं तो वो देखिए कि बहुत सारी देसी रियासतें हैं और ये देसी रियासतों का विलय करना, अधिग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है। तो उन्होंने एक अपनी नीति बनाई और नीति उन्होंने ये बनाया कि यदि कोई देसी राजा है, उसका कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है, मतलब उसका ओरिजिनल कोई अगर पुत्र नहीं है, तो उस राज्य को अंग्रेजी सरकार में विलय कर लिया जाएगा और वह राजा जब तक जीवित है तब तक तो कोई बात नहीं, तब तक वो सारी पावर यूज़ करेगा। लेकिन जो उनकी मृत्यु हो जाती है वो अपना एक हायर, अपना उत्तराधिकारी एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई दत्तक पुत्र नहीं ले सकते हैं। इससे क्या हुआ, बहुत सारे देसी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, जैसे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी एक्सेट्रा। ये सारे राज्यों को एक एक करके अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अब जो चौथी पॉलिसी थी प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिसरूल, इसका मतलब था कि कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर लिया गया। ये अवध का विलय अपने आप में एक बहुत ही जो है अन्यायपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अवध ने सब्सिडरी अलायंस पे साइन कर चुका था। अवध अंग्रेज़ों का मित्र भी था, लेकिन डलहौजी को लगा कि अवध के पास रेवेन्यू जाते हैं, इन सोर्स ऑफ इनकम जाते हैं, तो वो अवध का विलय करना चाहता था। और अवध पे डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता था, क्योंकि अवध के पास बहुत सारे हायर थे, उसके बहुत सारे पुत्र थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने अवध का विलय के लिए एक अलग पॉलिसी अपनाई और कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर लिया गया। ये थी राजनीतिक कारण में विस्तारवादी नीति को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किया था एक कहानी के माध्यम से, कि कोई भी स्टूडेंट इसको आसानी से समझ सकता है। दूसरी जो इसी के तहत, राजनीतिक कारणों के तहत जो दूसरी पॉलिसी थी, वह जो बहादुर शाह और नाना साहब के साथ अनादर किया गया, डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह
एंड ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपके सामने बताना चाहता हूँ। बहादुर शाह मुग़ल बादशाह थे और ये एम्परर की टाइटल भी लगाते थे और लाल किले में इनका रेजिडेंस हुआ करता था, ये रहते थे वहीं पर। लॉर्ड कैनिंग ने यह ऑर्डर दिया कि बहादुर शाह के मरने के बाद इनका कोई भी वारिस यह सम्राट की पदवी नहीं धारण करेगा और अब ये लाल किले में न रह करके ये कुतुब मीनार के पास रहेंगे। इससे क्या हुआ कि भारतीय मुस्लिम जनमानस में अंग्रेजों के प्रति एक घृणा उत्पन्न हो गई कि अंग्रेज़ हमारे राजा को, हमारे नवाब को इंसल्ट कर रहे हैं, जिससे भी एग्रेशन भारतीय समाज में आया। दूसरी बात जो मैंने बताया, नाना साहब जो थे वो एडाप्टेड सन थे, दत्तक पुत्र थे लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलती थी, लेकिन डलहौजी ने कहा कि चूंकि नाना साहब बाजीराव के 1853 में बाजीराव की मृत्यु हो गई थी, बाजीराव सेकंड की, और नाना साहब उस पेंशन के हकदार थे, तो अंग्रेज़ों ने उनको पेंशन देने से मनाही कर दिया। तो फाइनली नाना साहब भी एग्रेसिव होकर के 57 के विद्रोह में भागीदारी किए। तो आज बस इतना ही। और एक और लास्ट पॉइंट, अनुपस्थित संप्रभुता, एब्सेंटी सॉवरेंटी का मतलब ये होता है कि भारत में अभी तक जितने भी विदेशी आए उन्होंने यहाँ रह करके इन्होंने शासन किया और शासन में उनकी डायरेक्ट भागीदारी थी। बट ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो गवर्न होती थी इंग्लैंड से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वहाँ रहते थे और डायरेक्ट यहाँ उनका रिप्रेजेंटेटिव होता था कि मतलब कि अगर जनता को कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट उस बॉडी से नहीं मिल सकती थी, आम जनता तो कतई नहीं मिल सकती। क्योंकि मैं आपको बताया था कि जब नाना साहब को की पेंशन बाधित हो गई थी तो नाना साहब ने अपने एक प्रतिनिधि को इंग्लैंड भेजा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, और अगर कोई आम जनमानस रहता था कैसे वो अपने प्रतिनिधि को इंग्लैंड तक भेज सकता था। इसी को अनुपस्थित सॉवरेंटी कहते हैं। ये भी एक कारण माना जाता है 57 के विद्रोह के राजनीतिक कारण में। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट डे आई विल कम विथ अपकमिंग कॉजेज। थैंक यू।